गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय बिहार जय भारत। हम लोग का मॉडर्न इंडिया का जो एनसीईआरटी का वन लाइनर है वो क्वेश्चन चल रहा है, उसका सेकेंड पार्ट है। चलिए भाई लोग अब स्टार्ट किया जाए। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक जो है महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है 1799 ईस्वी में। डेट पूछ देता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है कि सिख साम्राज्य का संस्थापक जो है वो महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है और 1799 में जो है इन्होंने जो है सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुकरचकिया मिसल से जो थे वो संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सात शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सात शुजा से। तो क्या क्या दोस्तों हमने देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए कि सिख साम्राज्य का संस्थापक जो था महाराजा रणजीत सिंह कब किए थे? 1799 में। किस मिसल से थे वो? सुकरचकिया मिसल से थे। राजधानी कहाँ थी? लाहौर। जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो महाराजा रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? सात शुजा से प्राप्त किया था। जो अमृतसर की संधि हुई थी वो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अमृतसर की संधि डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि अमृतसर की संधि किनके बीच में हुई थी या इसका क्या डेट था। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अमृतसर की संधि जो हुई थी वो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इसका जो टाइम था वो था आपका डेट जो था वो 25 अप्रैल 1809, यानी 25 अप्रैल 1809 को जो है अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। एक और देख लेते हैं दोस्तों कि सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह 1799 दोस्तों वो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1809 में। 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। और रणजीत सिंह ने क्या कहा था? वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने जो है दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था वो 1845 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 में हुआ था। तो कह रहा है कि उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे आपको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 में, तो कह रहा है कि उस समय जो थे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है उसकी किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और लाहौर की संधि हम लोग देखे थे वो क्या कब था? 1806 में। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1806 में हुई थी। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। और ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुई थी वो 1845 में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी जो था वो खड़क सिंह था। अब संधिया की बात करें, इसमें तो फिक्स है 6-7 संधि है, उसमें से एक संधि तो आ ही कोई भी दे देगा आपको। यही 6-7 संधि है, उसमें से कोई एक संधि आपको दे देगा। इसे आप पूछ देगा कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार एसएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बीपीएससी में भी आ सकता है। तो ये 1665 में। ये हर एक संधि जो है अपने आप में सीधे पूछ देगा कि आपको जैसे सालभाई की संधि कब हुई, या देवगांव की संधि कब हुई, या सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई, या लाहौर की संधि कब हुई। तो लाहौर की संधि तो हम लोग अभी देखे थे 1806 में जो है लाहौर की संधि हुई थी। तो ये संधि कोई भी आपके पास आप दिमाग में रख लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। और 80% चांस है कि यदि ये पंजाब से रिलेटेड, पंजाब अंग्रेज से आएगा तो आपको यही संधि के बारे में डाल देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं उनको बहुत आसान होता है। तो देखिए क्या है, पुरंदर की संधि जो हुई वो 1665 में। देखिए 1665 में, ये तो सबको पता होगा। पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 में हुई थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बड़गांव की संधि जो है वो 1779 में हुई थी। 1779 में बड़गांव की संधि हुई थी। सालभाई की संधि जो हुई थी वो 1782 में हुई थी। तो देखिए सबसे पहले तो पुरंदर की संधि थी जो 1665 में हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बड़गांव की संधि हुई 1779 में। और 3 साल के बाद जो है 1782 में जो है वो सालभाई की संधि हुई थी।
तो पेयर में याद करिए कि 1779, ये तो इसको तो अलग ही रखिए आप, 1665 पुरंदर की संधि, ये तो याद ही होगा। बड़गांव की संधि जो है वो 1779 है, 1779, और 3 साल के बाद जो है वो साल भाई की संधि हुई थी, 3 साल का ड्यूरेशन था। तो इस दोनों को आप एक साथ दिमाग में रखिए, बड़गांव की संधि और साल भाई की संधि, 1779 और 3 साल के बाद 1782, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं देवगांव की संधि और सूजी अर्जुन गांव की संधि। तो देवगांव की संधि और सूजी अर्जुन गांव की संधि जो है वो दोनों एक ही ईयर है, तो ये तो हमको आसान हो गया, 1803। देवगांव की संधि जो है वो भी 1803 है, और सूजी अर्जुन गांव की संधि जो है ये भी 1803 है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये हो गया पुरंदर की संधि 1665, बड़गांव की संधि 1779, और 3 साल के बाद जो है सालवाई की संधि हो गई, ये दोनों भी खत्म हो गया। उसके बाद देवगांव की संधि जो थी वो 1803 थी, और सूजी अर्जुन गांव की संधि 1803, ये दोनों भी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूना की संधि, ये आपको दिमाग रखना, ये 1817 में था। पूना की संधि जो था वो 1817 में, पूना की संधि जो थी वो 1817 में थी। लाहौर की संधि जो थी वो 1806, ये तो याद ही हो गया होगा, 10 बार तो बोल चुके हैं। लाहौर की संधि जो थी वो 1806 में थी, लाहौर की संधि 1806 में थी। और अमृतसर की संधि जो थी वो 3 साल के लगता है कि 80% हम लोग कवर कर लिए। पुरंदर की संधि देख लीजिए एक बार, 1665, कहीं यहीं पे याद करना है भाई लोग, जो होता है एट ए टाइम होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। पुरंदर की संधि जो हुआ वो 1665 हुआ, बड़गांव की संधि जो है वो 1779 हो गया। और बड़गांव और सालवाई को एक साथ याद करिए, बड़गांव जो हो गया 1779, और 3 साल के बाद 1782 सालवाई की संधि हो गई। उसके बाद देवगांव की संधि और सूजी अर्जुन गांव की संधि दोनों जो थी वो 1803 था, दोनों जो था 1803 था। पूना की संधि 1817, इसके याद करने का तरीका ये हो गया, 18 में से एक गया तो 17, तो 1817 ये पूना की संधि हो गई। लाहौर की संधि ये तो अब तो याद ही हो गया है, 1806। और अमृतसर की संधि 3 साल के बाद यहाँ भी है, 1809 हो गया। दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, यदि आपको सिख और अंग्रेज के बारे में यदि एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें से 80% चांस है कि आराम से क्वेश्चन एक डाल देगा। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध, बहुत फेमस युद्ध है ये। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लॉर्ड गफ ने किया था, लॉर्ड गफ ने किया था। चिलियांवाला युद्ध जो हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो लॉर्ड गफ ने किया था, 13 जनवरी 1849 को हुआ था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह, ये तो सबको पता होगा। जो दलीप सिंह थे वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। वो 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख संप्रदाय के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो जो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध था वहाँ भी जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। और 1849 में जो आपका जो ब्रिटिश साम्राज्य में, ये इसके बाद ही, चिलियांवाला युद्ध के बाद ही हुआ था। तो 1849 में जो ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी ही था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना जो है हैदर अली ने किया था। एक बार दोस्तों रफली एक बार देख लेते हैं तेजी में। पुरंदर की संधि दोस्तों 1665, बड़गांव और सालवाई को याद रखना है, 3 साल का डिफरेंस है, 1779 और 1782, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देवगांव और सूजी अर्जुन गांव की संधि जो है सेम ईयर 1803। पूना की संधि दोस्तों याद हो गया होगा, 18 में से 1 17, 1817। लाहौर, इसके बारे में तो क्या कहें, सोए हुए भी आप कह सकते हैं। और लाहौर की संधि 1806। और अमृतसर की संधि दोस्तों यहाँ भी 3 साल का डिफरेंस, 1809। लाहौर और अमृतसर को हमेशा एक साथ ले चलिएगा। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। और चिलियांवाला का जो युद्ध हुई थी उसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? लॉर्ड गफ ने किया था। और यह 13 जनवरी 1849 को हुआ था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह। 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी। कहीं पे दोस्तों इसमें अभी तक इसमें दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देख लेते हैं आंग्ल मैसूर के बारे में, एक बार देख लेते हैं। तो आंग्ल मैसूर के बारे में देख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, कहीं से दे देगा। टोटल जो थे आंग्ल मैसूर वो 4 हुए थे। फर्स्ट
जो हुआ था 1780 से 84, तृतीय जो हुआ था वो 1790 से 92 और चतुर्थ जो हुआ था वो 1799। देखिए दोस्तों, प्रथम जो हुआ था वो 67 से 69, 3 साल चला था। और उस समय जो मैसूर के शासक थे वो हैदर अली थे, और बंगाल का गवर्नर जो था वो लॉर्ड वेलेल्स था। और संधि जो हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। और इसमें विशेष क्या है कि हैदर अली जो था वो दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुआ था। कितने क्वेश्चन बन गए। प्रथम आंग्र मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69, प्रथम आंग्र मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69, शासक था मैसूर का हैदर अली, और बंगाल का गवर्नर जो था वो था लॉर्ड वेलेल्स था। और संधि जो हुई थी वो मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। और इसमें विशेष क्या है कि हैदर अली जो था वो दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुआ था। अब द्वितीय आंग्र मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 हुआ था। इस समय भी शासक हैदर अली थे, इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। और बंगाल का गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। संधि की बात करें तो मंगलोर की संधि 1784 में, मंगलोर की संधि जो हुई थी वो 1784 में हुई थी। मंगलोर की संधि जो हुई, तो हम लोग यहाँ पे थे कि जो द्वितीय आंग्र मैसूर युद्ध था वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था, और शासक थे हैदर अली थे। बंगाल का गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था, और संधि जो हुई थी वो मंगलोर की संधि। आपको पूछ देता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी 1769, ये डायरेक्ट पूछ देगा आपको। मंगलोर की संधि कब हुई थी 1784, डायरेक्ट पूछेगा आपको। तो हैदर अली की इसमें विशेष क्या है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में जो है युद्ध हुआ था। तो इसमें तो ये डायरेक्ट पूछ देता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी 1769 में, मंगलोर की संधि कब हुई थी 1784 में। तो ये तो फैक्ट है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे याद करें। तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1790 से 92 में। इसमें टीपू सुल्तान को जो है बहुत लॉस हो गया था। तो देखिए इसमें शासक कौन थे, वो टीपू सुल्तान थे। बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध की यदि बात करें तो 1790 से 92, शासक टीपू सुल्तान, और बंगाल का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और संधि जो थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, 1792 ईस्वी में हुआ था। और विशेष यही है कि टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, टीपू सुल्तान की जो स्थिति जो थी इसमें कमज़ोर हो गई थी। चतुर्थ की यदि बात करें तो 1799, चतुर्थ की बात करें तो 1799 ईस्वी। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वेलेज अली थे, और संधि जो थी वो मैसूर सहायक संधि थी। और इसमें क्या हो गया था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये पूछ देगा आपको कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है किस युद्ध में हुआ था, ये क्वेश्चन आ जाता है। इस वजह से बिहार ESI का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो किस युद्ध में हुई थी, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो आप जिससे पता था तो यहाँ देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी 1799 में हुई थी, और चतुर्थ आंग्र मैसूर युद्ध था ये। और मैसूर में पुनः जो है वाडियार वंश का स्थापना हो गया था, और अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो मैसूर में क्या हो गया, पुनः जो थे वाडियार वंश की स्थापना हो गई। मैसूर में जो है पुनः जो है वाडियार वंश की स्थापना हो गई, और अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि कर ली थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की है। किसकी तुलना नेपोलियन से की गई है, महाराजा रणजीत सिंह की। और किसने किया था, एक फ्रांसीसी यात्री था विक्टर जाकमा। विक्टर जाकमा ने जो है वो महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है वो नेपोलियन से की है, जाकमा, विक्टर जाकमा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट में देख रहे हैं कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण जो है कब प्रारंभ हुआ था। कह रहा है कि अंग्रेजों का भारत पर जो है वास्तविक जो है राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था। ये इलाहाबाद की संधि से हुई थी, वास्तविक नियंत्रण की बात हो रही है 1765 में। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 में हुई थी। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं इस चीज़ को कि जो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 में हुई थी। और अंग्रेजों का भारत पर जो है वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण जो है वो वास्तविक की बात हो रही है, तो ये इलाहाबाद की संधि से ही माना जाता है 1765 में। इस तरह क्वेश्चन में कन्फ्यूजन का चांस रहता है, लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा वास्तविक की बात हो रही है। तो 1765 में बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में जो द्वैत शासन लागू किया गया था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया था। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, लागू जो किया था वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, लागू जो किया था वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, और जो समाप्त जो किया था वो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन को लागू किसने किया था, लागू जो किया था वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, LC, और समाप्त किया था WH।
एलसी ने लागू किया था और डब्ल्यूएच ने क्या किया था, डब्ल्यूएच ने क्या किया था, उसको समाप्त किया था 1772 में बंगाल में। इसको इस तरह से याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को, यानी रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है, एलसी की बात हो रही है, वारेन हेस्टिंग्स वर्क फ्रॉम होम, डब्ल्यूएच वर्क फ्रॉम होम, तो ये समाप्त किया था 1772 में। 1772 में ये दोनों क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देख लेते हैं यहाँ से स्टार्ट से। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण की बात हो रही है, तो इलाहाबाद की संधि से हुई थी 1765 में। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने, वर्क होम ने, और एलसी स्टार्ट किया था, लागू किया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता जो है वो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता जो है वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है वर्ष 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट पूछ देता है कि सबसे पहले पूछ देगा आपको इसमें कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आंख मूंद के 1774 कहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको पूछ रहा है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आंख मूंद के 1774 कहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा एक्ट था, तो वैसे भी दिमाग से लगा सकते हैं, एक्ट की बात हो रही थी, इससे थोड़ा पहले आया होगा, तो 1773, इसके बाद तो नहीं हो सकता है ना। तो यदि 1774 याद है तो एक्ट तो आप कह ही सकते हैं 1773। उस समय रेगुलेटिंग एक्ट था, तो किसके कार्य में हुआ था ये भी देखिए, तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्य में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है वर्ष 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो क्या थे, सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे। तो कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग है 1773 के अंतर्गत जो है 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इस हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स से लगातार 3 क्वेश्चन आया है और तीनों पूछने वाला है। सबसे पहले क्या देखिए कि 1772 में क्या किया था, जो द्वैध शासन था उसको समाप्त किया था। भारत में जो है न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, वो कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के कारण हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और किसके कार्यकाल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स के और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कहीं पूछ सकता है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन ये देख रहे हैं ये कहीं से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी को आप कम नहीं कर सकते हैं। तो भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कौन थे, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1863 में प्रथम भारतीय जो ICS अधिकारी बनने का गौरव, ICS वही था जो आज के डेट में सिविल सर्विसेज एग्जाम है, तो उस समय ICS एग्जाम कहा जाता था उसको। तो वर्ष 1863 में जो है प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था, सत्येंद्रनाथ टैगोर को। सत्येंद्रनाथ टैगोर को जो है वो प्रथम ICS अधिकारी जो भारतीय थे, जो प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव जो है वो सत्येंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, 1863 में हुआ था। 1863 में हुआ था। भाई लोग एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में जितना रिपीट करिएगा वही काम देने वाला है। सिलेबस फिक्स है, पता है क्वेश्चन क्या आएगा, कोई यहाँ पे आपको रॉकेट उड़ाने की बात नहीं हो रही है। सिंपल फंडा है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ उसी में आपको क्या है कि बार बार प्रैक्टिस, एक चीज़ को आपको कम से कम 10 बार 15 बार करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था, इलाहाबाद की संधि से। वास्तविक ये राजनीतिक नियंत्रण की बात हो रही है 1765। थोड़ा तेजी में निकलेंगे अब। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड क्लाइव एलसी के द्वारा। हटाया गया किसके कारण, वर्क फ्रॉम होम के कारण 1772 में। वर्क फ्रॉम होम का और क्या क्या देखे हैं, न्यायिक सेवा का जन्मदाता, वर्क फ्रॉम होम मतलब आप समझ गए होंगे, वारेन हेस्टिंग्स, WH वर्क होम।
और इसी के वर्क फ्रॉम होम यानी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, जिसके अंतर्गत आगे चलकर 1774 में क्या हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे, पूछ देता है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जमजाता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जमजाता माना जाता है। प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव जो है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर को है 1863 में। 1863 में जो है प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव जो है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर का है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, एकदम तीनों को दिमाग में रख लीजिए। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग की बात हो रही है। सबसे पहले क्या है, एचिसन आयोग। तो एचिसन आयोग जो था वो 1886 में बना था। एचिसन आयोग जो बना था वो 1886 में बना था और गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन थे। एचिसन आयोग जो था वो 1886 में बना था, लॉर्ड डफरिन थे। इस्लिंगटन आयोग जो था वो 1912 में बना था। यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और ली तीन आयोग जो थे वो लोक सेवा संबंधी आयोग था। तीन आयोग जो थे वो क्या थे, लोक सेवा संबंधी आयोग। पहला है एचिसन आयोग 1886, लॉर्ड डफरिन। इस्लिंगटन आयोग था 1912, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और ली आयोग जो था वो 1923 लॉर्ड रीडिंग। हो सकता है दोस्तों कि जो हम लोग ये आधे घंटे का वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि इसमें ये जो BPSC का एग्जाम होने वाला है 2 क्वेश्चन आ जाए इसी आधा घंटा के वीडियो में, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कि क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में जो है लोक सेवा संबंधी आयोग, एचिसन आयोग 1886, इस्लिंगटन आयोग 1912 और ली आयोग 1923। फर्स्ट में एचिसन आयोग में कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। इस्लिंगटन आयोग में कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और ली आयोग में कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ये आपका ली आयोग के सुधार पर जो है आपका ये किया गया था। हाँ, यहाँ जो कह रहा है क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो है किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? यही ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके अंतर्गत जो है जो संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो किस आयोग के, ली आयोग के आधार पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये जो अस्थायी बंदोबस्त की ये जो कह रहा है कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखे थे हम लोग कि ये इसमें भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जमजाता जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, LC को लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सॉरी, LC तो हम लोग यहाँ पे क्लैब को देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का लॉर्ड कॉर्नवालिस, और भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से जो है सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। जो है ये की गई थी। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हम लोग देख चुके थे, हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो था प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, 1798 में। ये तो बैठा ही था कि कोई आके हमको एक्सेप्ट कर ले। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, 1798 में। 1798 में जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो था प्रथम राज्य जो था वो हैदराबाद था। और वेबकत का सिद्धांत या राज हड़प नीति जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। एक बार और देख लेते हैं कि जल्दी में कर लेते हैं क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों पर भारत का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण, अब कह सकते हैं इलाहाबाद की संधि 1765, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू कौन किया था? बोले थे लॉर्ड क्लाइव। 1772 में किस गवर्नर ने
आया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थथी। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जमजाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी सत्येंद्र नाथ देव। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग एचिंसन आयोग 1886। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इस्लिंगटन आयोग कौन थे? 1912। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग। बैटली तो याद रहेगा ना, बैटली जो बॉर्डर है ऑस्ट्रेलिया का, हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? ली आयोग। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद कब? 1798 में। डायरेक्ट पूछेगा आपको क्वेश्चन, दिखा आके पेपर में दिखा मिलेगा आपको कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद। कब यदि पूछ दिया तो 1798। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेबकत का सिद्धांत या राज हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इससे 1 से 2 करीबन आधा घंटा के वीडियो 25 से 30 मिनट के वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए। मैंने अपना काम किया है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, धन्यवाद। अब आए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।